बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। अहम फैसला किया गया और फैसला यह है कि जनाब 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान कहते हैं कि उनके दो मुतालबे हैं और वो दो मुतालबे के अलावा तीसरा कोई मुतालबा नहीं। असेंबली तहलील की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जल्द इंतखाबात या इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। और उन्होंने कहा कि इसके लिए इस्लामाबाद में जितने टाइम तक बैठना पड़ा वो बैठेंगे। अब सवाल यह है कि इस मुतालबे के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख दे दी है, हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों की जो इस वक्त हुकूमत है उनकी हिकमत अमली क्या होगी? जल्द इंतखाबात क्या इस मसले का वाहिद हल है? क्योंकि पाकिस्तान को जो माशी चैलेंजेस दरपेश है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई और यही कहा जा रहा है कल इत्तेहादियों के साथ मजीद मुशावरत होगी और मजीद अहम फैसले भी मुतवक्की हैं। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के हवाले से गुज़िश्ता रोज शीरी मजारी की गिरफ्तारी और अब यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इजाजत मिल जाए तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। तो इसका रद्द अमल क्या होगा? ये वो सारी सूरत हाल है जो इस वक्त है और वफाकी दारुल हुकूमत का सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है 25 से, जब यहां पे पीटीआई लॉन्ग मार्च करेगी। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अमजद नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे बराबरी पार्टी के रहनुमा जवाद साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, आपकी हुकूमत है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, ये दो मुतालबात हैं इमरान खान लेकर आ रहे हैं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक ये दो मुतालबात पूरा नहीं होंगे। तो क्या आपकी हुकूमत इस वक्त जल्द इंतखाबात कराने के मूड में है या समझती है कि असेंबली तहलील की जाए, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आखिरी आपके सवाल के हिस्से से शुरू कर देता हूं कि इमरान खान ने कहा हम आएंगे और नहीं उठेंगे जब तक असेंबली तहलील नहीं। इनको तो हमने हुकूमत से उठा दिया, इनको इख्तिदार से उठा दिया, हमने इसको असेंबली से उठा दिया, हमने इनको ऐवानों से उठा दिया और हमने इनको किरदारों से उठा दिया कि आज ये साबित हो गया कि कितने इनके किरदारों में नापुख्तगी है, इनकी ज़बान में कितनी लर्जिश है और इनकी जहनीत में कितनी गंद भरी हुई है, वो तो हमने कर दिया। अब रह गया चैलेंज करना इकोनॉमी की, जो 4 साल में इन्होंने इस मुल्क की तबाही की है। तो मैं ये समझता हूं कि क्या इलेक्शन हो जाने से आपके खजाने भर जाएंगे? क्या फौरी इलेक्शन हो जाने से ये तबाही खत्म हो जाएगा? कहां किस हकीम लुकमान ने कहा है कि इलेक्शन हो जाने से आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी, माशरत बेहतर हो जाएगा, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बल्कि आप 3 महीने, वो जो इंटरियम पीरियड होता है, उसमें ज्यादा अफरा तफरी होगी, कोई गवर्नेंस नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई रद्द अमल नहीं होगा, कोई लाए अमल नहीं होगा। तो इसीलिए ये इलेक्शन कराने का जहन अपने दिमाग से ये फतूर निकाल दे। अब इनकी लॉन्ग मार्च है, मार्च बहुत सारे आते हैं, अप्रैल भी आ जाता है, मार्च गुजर जाता है, अप्रैल आता है, फिर मई आता है, मई आ चुका है, मार्च तो गुजर गया, अब तो मई का महीना है। और अगर इन्होंने मई में कोई गड़बड़ की तो फिर वो होगा जो इनको कभी ना भूलेंगे। अगर इन्होंने कानून की हुक्मरानी में कोई मुदाखलत की, अगर आम लोगों की जिंदगी, आम लोगों के कारोबार को इन्होंने मुतासिर किया, अगर मुसाफिरों को सड़क पे चलने से इन्होंने रोका, अगर कौमी इदारों पे और कौमी जो तनसीबात है उस पे इन्होंने हमला किया, तो फिर ये अपनी जिम्मेदार खुद होंगे, ये देख लेंगे। वो राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है। मैं अमजद साहब आपकी तरफ आता हूं। एक सवाल जरा बन रहा है वैसे मेरा, निहाल साहब, इस वक्त आपकी हुकूमत को चैलेंज दरपेश है। शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई है। आपकी जमात ये कहती है हम अकेले क्यों मुश्किल फैसले करें, हुकूमत में जो इत्तेहादी हैं वो सब मिल के फैसले होंगे, सबके साथ मुश्किल फैसले लेंगे। तो अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता, चैलेंज तो आपके लिए भी है, फिर तो आप अकेले मुश्किल फैसले, सारी जिम्मेदारी आप उठाएंगे। माजी में भी हमने बड़े मुश्किल फैसले किए। आपको याद है जब पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाना था, पूरे दुनिया का दबाव था पाकिस्तान में, उससे ज्यादा दबाव कभी नहीं था। नवाज शरीफ को उस वक्त
सारे फोन कर रहे थे। उस वक्त क्लिंटन का भी फोन आ रहा था, उस वक्त बरतानवी वजीर आजम का भी आ रहा था, और उस वक्त सब ने ये कहा था कि आपकी माशी बाइकआउट कर दिया जाएगा, आपको घुटनों के बल लाया जाएगा। मगर अज़म होना चाहिए, लीडर दिलेर होना चाहिए और आगे देखता हो। तो हमने ये फैसले किया, चैलेंज किया, और पाकिस्तान को हम अल्हम्दुलिल्लाह आज नवाज शरीफ के उस फैसले से पाकिस्तान एक जौहरी चले, कुव्वत है। यानी हम ये समझें कि आपकी हुकूमत ना ही असम्बली तहलील करेगी और ना ही जल्द इंतखाबात का ऐलान करने के लिए जा रहे। अमजद न्याजी साहब, तेवर आपने देख लिए, फैसला आपने सुन लिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहब आप ये कहती हैं कि इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे और ये खूनी मार्च नहीं होने देंगे। तो अब अगर ये दो मुतालबात हैं खान के, हुकूमत अगर इसको नहीं मानती है, आप लोग करेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, पहली बात तो यह है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम खूनी मार्च चाहते हैं। हम हमेशा से ये कहते आए हैं डे वन से, पिछले आप 2-3 हफ्तों से भी, कि ये पाकिस्तान हमारा है, इसके दिफा के लिए हम खड़े होंगे। इसकी जो इदारे हैं उनको हमने बेहतर करना है और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना है। ठीक। दूसरी बात जहां तक रह गई कि हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनिक नहीं आई, ये इम्पोर्ट हुई है, हम पर मुसल्लत हुई है और हमारी आज़ादी सलब कर ली गई है। हम ना फैसला कर सकते हैं, ना हमारे पास फैसला साजी की गुंजाइश रही है इस गवर्नमेंट के पास। और आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जो माशी बुरहान चल रहा है, ना ये फैसला कर रहे हैं, ना ये सियासी फैसला कर रहे हैं। तो मुल्क जिस तरफ जा रहा है, इससे बेहतर ये है कि फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए, ताकि हर एक कोई भी है। लेकिन खान साहब के दो मुतालबात हैं अमजद साहब, मैं इस पर जरा फोकस करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा मेरा दो मुतालबा है, तीसरा कोई नहीं है। इस्लामाबाद आएंगे, उस वक्त तक बैठेंगे जब तक मुतालबा पूरा नहीं होगा। माजी में हम ये देखते रहे कि आपकी जमात की तरफ से अंपायर की उंगली के हवाले से बात की जाती थी। अब भी कोई इशारा है या बगैर किसी इशारे के इस्लामाबाद आएंगे? हमने तो कहा है कि न्यूट्रल को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, आप को इसमें नहीं आना चाहिए। हमने तो कहा है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में नहीं सुनी। नहीं, मैंने और सुनी है। हम समझते हैं सुनिए तो वाजिब खान ने कह दिया है। हमने कहा कि अगर कोई चाहता है कि हमें इसमें ना घसीटा जाए तो हम कभी भी किसी को मजबूर नहीं करते। हाँ। और ना करना चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि फौरी इलेक्शन हो। अगर किसी को कोई समझता है, मैं ये समझूं कि खान साहब ने जो कहा है कि जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ही है, यानी अगर आपके लिए भी कोई इशारा करने के लिए आएगा तो आप उस इशारे को नहीं लेंगे, रद्द कर देंगे? देखिए, हमने बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी ली है और इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है और हमारा मुतालबा गलत भी नहीं है। हमने दूसरी भी बात की है कि इलेक्शन जो साफ और शफाफ हो। अगर कौम किसी इंपोर्टेड गवर्नमेंट को मुंतखब करना चाहती है, वेल एंड गुड। बेकारियों को करना चाहती है, वेल एंड गुड। और हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमारा मकसद यह है कि पाकिस्तानी कौम वो फैसले करे जो उसे बेहतर लगते हैं। कम से कम आजादी के साथ तो करे ना, किसी के कहने पे ना करें, किसी के कहने पे हमारे ऊपर मुसल्लत की गई ये गवर्नमेंट फैसले ना करे, बल्कि पाकिस्तान अवाम ही फैसले करे अपनी विल और विश। वो तो जब इंतखाबात होंगे तो अवाम अपना फैसला दे देंगे। लेकिन मेरा सवाल वही रह गया कि अगर असेंबली भी तहलील ना हुई, जल्द इलेक्शन के तारीख का ऐलान भी ना हुआ, तो फिर पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? मैं दोबारा आके आपसे इसका जवाब लूंगा। जवाद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके पास गुंजाइश नहीं रही। अब देखिए, पंजाब अच्छा, मैं आता हूं। वफाक को दोनों जा चुकी है इनसे। अच्छा, इनके पास अक्सरियत भी नहीं रही। कैसे अक्सरियत नहीं रही? हुकूमत तो है ना इनके पास, इत्तेहादी सही। कितनी अक्सरियत है? लोटे गए, लोटे वोट नहीं डाल सकते। अब इनके पास कितनी अक्सरियत? चले, मैं आपसे जवाब लूंगा कि अगर ये दो मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या करेंगे आप? जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान, और वो ये कहते हैं 25 से जनाब दो मुतालबात रखे हैं। आवाम के हवाले से खान साहब कहते हैं कि वो फैसला करें कि किस हुकूमत को वो चाहते हैं और किन को वो हुकूमत चलाने देना चाहते हैं। आप समझते हैं कि नए इलेक्शन, असेंबलियों की तहलील हमारे मसाइल का हल है? देखिए, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात बन चुकी हुई है और इस सबके सामने ये हकीकत जो है वो अयां है कि चाहे ये इलेक्शन हारें, चाहे ये इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट में जाएं और वहाँ पे इनको किसी भी तरीके से इनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट आए और इनको कहा जाए कि जी आप घर जाएं, चाहे ये हो, इन्होंने सड़कों पे आना होता है।
और इन्होंने फसाद फैलाना होता है। इस मुल्क के अंदर जितना फसाद इन्होंने फैलाया है, पिछले आपके सामने 2011 से ये काम चल रहा है और 2014 में फिर इन्होंने बाकायदा धरना किया, उसके बाद इन्होंने दोबारा धरना किया और आज तक अब यही मामला चल रहे हैं। नहीं, और ये जवाब नए इंतखाबात का मुतालबा, नए इंतखाबात का मुतालबा और असेंबली की तहलील क्या कोई गैर कानूनी मुतालबा है? जी देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये दोनों मुतालबात मैं कहता हूं कि कर दें, लेकिन फिर एक काम भी करें साथ। सबसे पहले तो इमरान खान के साथ जितने भी अमरीकी शहरियत के लोग हैं वो अमरीकी साजिश मुर्दाबाद के कम से कम नारे लगाएं। कम से कम ये तो बताएं ना कि कोई हम जो है पार्टी के साथ खड़े हैं, हम सच्चे लोग हैं। शहबाज गिल को कहें, और ये जो वो जो कराची से फैसल वावडा हैं और जो कुछ औरतें भी हैं, कुछ और मर्द भी हैं, और फिर जुल्फी बुखारी जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड से है, और इंग्लैंड भी अमेरिका का आपको पता है बिल्कुल ऐसे जैसे वो बिल्कुल एक मिक नहीं होते जैसे पंजाबी में कहते हैं, ये वो लोग हैं। फिर इमरान खान अपने बच्चे जो हैं उनको भी कहें वहां पे बैठ के सिर्फ इतना बयान दे, सियासत में ना आए, ना पॉलिटिक्स करें, ना कोई यहाँ पे सियासत में आके इलेक्शन लड़े। हमने कब कहा है, वो आप कहते हैं ना मुरूसी सियासत स्टार्ट हो जाएगी, ना करें, लेकिन वहां बैठ के एक बयान सिर्फ इतना दें अपने बाप के लिए जो कि एक मुल्क का वजीर आजम है और जिसको निकाला गया है अमेरिकी साजिश के थ्रू, वो एक कम से कम बयान तो दें उसके बच्चे वहां बैठ के। अंग्रेज बयान देंगे तो मजा भी आएगा ना, पाकिस्तानी कौम भी कहेगी क्या बात है कि वहां बैठे हुए बच्चे ये बयान दे रहे हैं कि हाँ अमेरिकी साजिश मुर्दाबाद। कर जरा दिलवाए ना इमरान खान उनसे ये बयान। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये गद्दारी की है इन लोगों ने, जो कि आईनी तरीके से इनको बाहर निकाला है, अगर इन्होंने गद्दारी की है तो उस गद्दारी की सजा तो उम्र कैद भी होती है और फांसी भी होती है। तो सबसे पहले वे काम करें। आप ये तो कह रहे हैं ना इलेक्शन लड़ाएं, इलेक्शन और असेंबलियां तहलील करें, क्या गद्दारी की सिर्फ ये सजा होती है? ना ना ना, बेवकूफ ना बनाए, हमें पागल ना बनाए। इमरान खान अगर इतने असूली है ना, इतने सच्चे हैं, जो कि वो नहीं है, मैं समझता हूँ वो झूठे आदमी हैं, लेकिन अगर वो इतने सच्चे बन रहे हैं, उनको कहें असद उमर को कहें जुबैर उमर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा करें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में करते चले, अपील का चांस मिलेगा उनको। वो करें मुकदमा गद्दारी का, और गद्दारी के मुकदमे को दोनों लड़े, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं ना दोनों। असेंबलियां डिसॉल्व करना चाहते हैं, इलेक्शन दोबारा लड़ाना चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान का पैसा जाया होगा उसमें, पाकिस्तान की मैशत नीचे जाएगी, बार बार इलेक्शन लड़ाएंगे, इतना कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, तो इतना तो कम से कम करें कि असद उमर, मैं चैलेंज करता हूं, असद उमर जुबैर उमर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा करें और उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएं, उम्र कैद कम से कम दिलवाएं। फांसी के तो हम भी खिलाफ हैं, लेकिन उम्र कैद तो दिलवाएं। चले, ये आपके आवाम को समझ आना चाहिए, ये सब ड्रामेबाजी है, ये नारे हैं इलेक्शन के, ये सियासी नारे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। पहले भी लोगों ने बनाया अमेरिकी साजिश के नाम पे, अब ये बना रहे हैं इमरान खान। और ये तीन चीजें यूज करते हैं, मजहब कार्ड, ये जो अभी अमेरिकी कार्ड जो अभी इन्होंने यूज किया है, और उसके अलावा तीसरा कार्ड ये यूज करते हैं वतन कार्ड, और ये इन्होंने बार बार यूज किया, बार बार यूज किया। अच्छा, वैसे औरत कार्ड भी अब इस्तेमाल हो रहा है, औरत कार्ड भी अब इस्तेमाल हो रहा है। एक मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आता हूं। तो मैं अमजद नियाज़ी साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा सा जो बात इस वक्त हुई है मैं चाहूंगा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ऐसी सूरत हाल में होगा क्या, एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं अमजद नियाज़ी साहब। ब्रेक पर जाने से पहले जवाद साहब और निहाल साहब ने जो बात की, मैं चाहूंगा रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको, कि वो कहते हैं इंतखाबात, देखिए हुकूमत का फैसला, वो जल्द इंतखाबात करे, वो बदेर करे, असेंबली तहलील करे ना करे, उनका फैसला है। आप दबाव तो नहीं डाल सकते हुकूमत के ऊपर ये धरना देकर। हाँ, मुझे निहाल साहब को तो पता है कि वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अब उन्हें मुझे दूसरे बंदे का नहीं पता ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जवाद अहमद साहब पाकिस्तान बराबरी पार्टी के रहनुमा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये गाने बजाने का काम भी करते हैं मेरे ख्याल में। नहीं बिल्कुल सिंगर रहे जनाब, उसमें कौन सा सिंगर उसमें कोई हर्ज नहीं है। खान साहब भी क्रिकेटर थे ना अमजद साहब, खान साहब भी क्रिकेटर थे, देन ही टर्न टू पॉलिटिक्स। नहीं, खान साहब को गिटार बजाने का भी शौक था, लेकिन उनके अंदर टैलेंट नहीं था। ये वो जो हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं उन्होंने बताया था एक दफा, उनका नाम जो चलो मुझे अपने बात में वो जो इंडियन फिल्म में भी काम करते हैं, चले क्या नाम है उनका, जो इंडियन फिल्म से जाके काम करते हैं। अच्छा, अमजद साहब से जवाब ले लेते हैं जवाद साहब। चलो, ये उनकी बोली बोल रहे थे कि इनका अपना हक है बोली बोलने का, लेकिन मकसद ये है कि इनके मुताबिक बेशक उनका हक होगा, लेकिन एक हक अवाम का है और वो हक इंशाल्लाह ताला लेके रहेंगे। किसी की खाम वो ठीक है अमजद भाई, मेरा सवाल ये है
अगर असेंबली तहलील नहीं होती है, अगर जल्द इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती है, कब तक बैठेंगे इस्लामाबाद? जब तक जान में जान है हम इस्लामाबाद ही बैठे हैं और बैठे रहेंगे, और उस वक्त उठेंगे जब हम इलेक्शन की डेट और अपना असेंबलियों की तहलील जो है अनाउंस नहीं होती। तो मैं ये समझूं कि 126 दिन का जो आपका धरना था उसका रिकॉर्ड 226 दिन भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड तोड़ देंगे अपने धरने का। मैंने कहा, लेकिन इनके पास अक्सरियत ही नहीं रही ना, इनके पास सकत ही नहीं है कि ये हमें रोक सके। और मैंने पहले कहा कि ना इनके पास मुआशी हालात में फैसला साजी का कोई इनके पास इख्तियार बचा है, और ना ही सियासी फैसला साजी में इनका कोई इख्तियार बचा है। ये दोनों ऑप्शन खो चुके हैं, और आपने देखा कि इस बिगड़ती सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर जो सस्टेन कर पाएंगे या अपने आप को बचा इसी पाएंगे। बात को निहाल भाई सियासी फैसला साजी, माशी फैसला साजी, दोनों का इख्तियार आप खो चुके हैं और ज्यादा देर तक आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, यह मानना है अमजद साहब का। मुझे जब ये अमजद साहब ये बात कर रहे थे तो मैं माजी के झरोकों में देख रहा था कि जब कोई रियासत अंदरूनी तौर पे उसके अंदर बड़े फितने पैदा हो जाते थे तो बैरूनी फौज आकर के उसके कैपिटल के गिर्द मुहासरा कर लेती थी। तो हमेशा दुश्मन जो है किसी रियासत को जब कमज़ोर करती है, पहले अंदर से अपने फितने, अपने जासूस, अपने मुखबर छोड़ के, उसके बाद वो आके उसके कैपिटल को सराउंड करती है। तो चले हम यही समझ लेंगे कि कोई आके हमारे कैपिटल को सराउंड करना चाहता है, तो हमारी बहादुर अफवाज और बहादुर अवाम अपने तमाम फितनों से लड़ना जानती। दूसरा, जब तक चाहे बैठे, म्यूजिकल प्रोग्राम जब तक हो, डांस पार्टी चलता रहे, भले हमारे तरफ से 326 दिन बैठ जाए, हमें कोई इतराज नहीं। आप आए, शाम को कॉन्सर्ट करें और जाएं, आप करें। मगर अगर आपने रियासत के लोगों को डिस्टर्ब किया, उसके कारोबार को डिस्टर्ब किया, उसके किसी चीज़ को डिस्टर्ब किया, ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया, तो रियासती मशीनरी जो है ये 22 करोड़ के लोगों का मुल्क है। और एक बात बता दूं, इनको अवाम के वोटों से निकाल के बाहर फेंका गया है, इनको कोई बंदूक के जोर से नहीं फेंका गया। जो 174 इलेक्टेड एमएनएस थे उनमें से एक भी इनके पार्टी के नहीं थे। आपकी हुकूमत के इमरान खान को गिरफ्तार करने का भी कोई इरादा है? उनको गिरफ्तार कर सकते हैं आप? नहीं करेंगे तो ठीक ठाक गिरफ्तारी की जाएगी। कानून शिकनी करें और देखें आप कैसे उनको गिरफ्तार, ऑलरेडी वो कर चुके हैं। वैसे भी वो आर्टिकल 63, 62 पे पूरे नहीं उतरते, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ कंटेम्प्ट कोर्ट मुझ पे नहीं लगना, सिर्फ दानियाल पे नहीं लगना, सिर्फ तलाल पे नहीं लगना, इन पे भी लगना है कि जिस तरह से इन्होंने मलाइन किया है कोर्ट्स को, जिस तरह से चीफ जस्टिस का नाम लेके मलाइन किया है, जिस तरह अदालतों को मलाइन किया है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हैं, इन्हें न्यूट्रल की तशरीह कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 62, 63 को जरा गौर से पढ़ें तो फिर पता चल जाएगा कि ये इन्वोक होता है कि नहीं। फिर जवाद की तरफ आ जाता हूं निहाल भाई, मैं जवाद से जरा कमेंट लेना चाहता हूं। जवाद, अगर इस वक्त ये लॉन्ग मार्च का ऐलान, अगर ये मुतालबा हुकूमत नहीं मानती है, दोनों आमने सामने भी हैं, मामला जाते हुए किधर नजर आ रहे हैं आपको? अगर इंतशार होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत होगी और अपोजिशन? नहीं, अपोजिशन होगी, हुकूमत क्यों होगी? देखें, आईनी तरीका जो है ना पाकिस्तान में, या तो आइन ख़त्म कर दें। अगर आइन है तो ये लोटे वोटे कहना तो बड़ी अजीब बात है ना। जब जहांगीर तरीन लेके आए थे जहाज़ भर के लोगों को और उन्होंने हुकूमत बनवाई थी इमरान खान की, उस वक्त वो लोटे ही थे ना सारे। वो अगर आप उनको उस तरह लोटा नहीं कहना चाहते, आप उस वक्त कहना चाहते हैं उस वक्त तो आज़ाद उम्मीदवार थे, और भाई थे तो लोटे ही ना, अभी भी लोटे ही साबित हुए। उनको पहले कौन लेके आया था? क्या वो पार्टी के मेंबर्स थे? तो इसलिए जब वो लेके आए थे तो वो भी यही पैसा चला था। अभी भी अगर पैसा चला है तो देखिए, आईनी आपका सुकम है ना, या तो आईनी सुकम ख़त्म कर दें, आइन को चेंज कर दें सारा। और ये जो अभी किया है, ये जो है ना तरीके अदम इत्माद जो है वो नहीं लेके आ सकते और अपनी पार्टी से नाराफ़ नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेटिकली एक नहायत इनकरेक्ट बात है। मैं एक पार्टी का इस वक्त जो है वो आपको नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, बराबरी पार्टी का। मैं आपको बताता हूँ कि हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ नजरिया ज़रूरत के तहत किया गया है, और ये पाकिस्तान के हवाले से जो ये हरकत हुई है पार्लियामेंट्री, जो इन्होंने इस तरह का एक काम किया है और जो फैसला भी आया अदालतों से, मैं समझता हूँ ये हमारी जमहूरियत पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। राइट हो गया, बिल्कुल जवाब। थैंक यू सो मच, आई हैव टू थैंक यू। बहुत शुक्रिया निहाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे
और ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे जरा सा गवर्नमेंट ने जीएसटी 17% जीएसटी सोलर जो मसनूआत हैं उसके ऊपर खत्म किया, उसका फायदा कितना होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर महंगी जो फर्नेस ऑयल की वजह से महंगी बिजली प्रोड्यूस होती है, महंगी गैस की वजह से महंगी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और आवाम के लिए मुश्किलात का सामना ये, बल्कि आम लोगों के लिए भी और इंडस्ट्रीज के लिए भी, कि वो महंगी बिजली के बाद उनकी महंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है और आम लोगों को वो मुतासिर इस तरह से करता है कि उनके बिजली के बिलों में इजाफा हो जाता है। अब जो सस्टेनेबल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, मुतबादिल एनर्जी, उसमें सोलर पैनल्स की तनसीब एक बहुत ही ऐसा जरिया है जिससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन क्या कीजिए कि माजी की पीटीआई हुकूमत ने इस पर 17% जीएसटी आयद कर दी, जिससे इसमें काम करने वाले लोग, इससे मुंसलिक जिन लोगों का रोजगार था वो खतरे में पड़ गया। लेकिन अब वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने बहुत ही आसान कदम उठाया है कि उन्होंने 17% जीएसटी सोलर पैनल्स पर से खत्म कर दी है। इससे यकीनन बहुत हद तक फायदा होगा और ये सस्ती बिजली पैदा करने के लिए एक बार फिर ये शोबा जो है वो अपनी समत की जानिब गामजन हो जाएगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फहीम मालिक साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फहीम साहब, ये सबसे पहले बताइए कि जो 17% जीएसटी आयद हो गई थी, इससे नुकसान क्या हुआ? एक्चुअली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपसे क्लियर करता चलूं कि ये 17% सिर्फ जीएसटी नहीं था, इसके ऊपर एडिशनल सेल टैक्स मिला के टोटल 21% का इम्पैक्ट आता था। जहां पे पूरी दुनिया इस वक्त रिलायबल रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है और उसके लिए सबसे रिलायबल सोर्स जो है वो सोलर एनर्जी है, जो कि सबसे सस्ती है और जिसकी जो कि हर बंदे की में आ गई थी प्राइस कम होने की वजह इम्प्लीमेंट किया गया, तो तमाम लोगों की बाइंग पावर से ये बाहर हो गया और एक छोटे से छोटा प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 1 मिलियन की कॉस्ट में चला गया। जब एक छोटा घर पहले 4 से 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए में एक सेटअप लगा रहा था, वो 10 लाख में गया तो वो लगाने से कासर हो गया। और वो जो बड़े प्रोजेक्ट्स जितने थे उनका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो 3 साल से 6 साल पे चला गया। तो इस वजह से जो सोलर इंस्टॉलेशन का जो स्पीड था, जो कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, उसकी इंपोर्ट में वाज़ेह फर्क नजर आया। 30 to 40% जो इंपोर्ट है वो अफेक्टेड हुई और इसकी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से लोगों की, स्पेशली जो नॉर्मल लोग थे, जो किसान थे, जो छोटे घरों वाले लोग थे, वो इंस्टॉल ना कर पा रहे थे इनकी कॉस्ट हाई होने की वजह से। और कॉस्ट हाई होने की वजह से सेम यही इम्पैक्ट इंडस्ट्री में आया और यकदम ये, क्योंकि विदाउट एनी नोटिफिकेशन हुआ था, तो जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज में लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज किए हुए थे वो तमाम लोग भी इसको डिलीवर ना कर सके, जिसकी वजह से लास्ट तकरीबन 6 माह में तकरीबन पाकिस्तान में 1 गीगावाट का इंस्टॉलेशन ना हो सका, 1000 मेगावाट इंस्टॉलेशन ना कर सके। मगर हम लोग थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, हम लोग शुक्रगुजार हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के कि उन्होंने गाहे बगाहे हमारे सेंड किए हुए लेटर्स को एक्नॉलेज किया और उन्होंने स्पेशल आते साथ सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर से जीएसटी खत्म की। अच्छा फहीम साहब, एक बात पूछना चाहूंगा, जो माजी की हुकूमत ने 17% जो उसके ऊपर आपने कहा कि ओवरऑल बढ़ के वो 21% तक पहुंच जाती थी, इससे उसका मकसद तो यकीनन ये था कि जो ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट पे पाबंदी या इंपोर्टेड आइटम्स या जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर, उससे बचना, तो क्या आप समझते हैं कि जो ये जो कदम उठाया गया था इससे फायदा भी हुआ या गवर्नमेंट अपने मकासद हासिल कर पाई? क्योंकि जो फर्नेस ऑयल है उस पर तो बिजली महंगी से महंगी तर बन रही थी। जी, इसमें मैं आपसे शेयर करता चलूं कि हमने पूरा एक समरी बना के सबमिट किया था, जिसमें हमने क्लियरली मेंशन किया कि तकरीबन 2300 मेगावाट सोलर इंपोर्ट हुआ 2021 में, जिसमें जो टोटल टैक्स कलेक्शन था वो तकरीबन $44 मिलियन तक था। जबकि अगर ये 2300 मेगावाट इंस्टॉलेशन होने का जो फायदा था, जो उससे बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे हम लोग, और उसकी वजह से जो शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वो जो कवर हो रहा था, वो तकरीबन कोई $94 मिलियन का था। $94 मिलियन का मतलब है अगर 44 मिलियन के साथ हम करें तो तकरीबन $50 मिलियन की सेविंग हो रही थी। बट वही बात है कि उस वक्त हमारे न्यू गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन के टारगेट
करना था शायद, इसलिए उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया। एक सवाल आपसे पूछूंगा, आम घरेलू सारिफ को इसका फायदा कैसे पहुंचेगा? अब उसकी पहुंच में आ गया है ये सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन, अगर वो अपने घर में लगाना चाहे तो? जी बिल्कुल, गो के हमारे पास डॉलर जो है उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हमारा पाक रुपीज का वैल्यू डिक्रीज होना है। इसके बावजूद इस वक्त जो इम्पैक्ट आएगा, जो सोलर सिस्टम की जो प्राइस है, तकरीबन 15% का इम्पैक्ट आएगा ऑटोमेटिकली। जब एक चीज सोलर पैनल हो, इन्वर्टर हो, इनकी प्राइसेस रिड्यूस होती हैं तो और इसी की वजह से जो है ये आम आदमी की एक्सेस में आ जाएगा, और इसका आरओआई जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे वो 3-3.5 साल में आ जाएगा, जिससे स्मॉल इंडस्ट्री के लोग, नॉर्मल घर में यूज करने वाले लोग, और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद डेवलप करेंगे। सबसे बड़ी बात जो नेट मीटरिंग का हमें फैसिलिटी मिला है, उसमें एक नॉर्मल घर का फर्द जिसका बिल एक एयर कंडीशनर चलाने के साथ 10,000 15,000 रुपए आता था, वो कम तकरीबन 70% कम हो जाएगा और 3-4 हजार आएगा। जहां पे महंगाई का एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल लोग पे नहीं कर पा रहे, और लोगों के मीटर्स जो हैं वो गरीब लोगों के कट ऑफ हो रहे हैं। वो कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, बैंक्स की फैसिलिटीज लेके, डिफरेंट कंपनीज की फैसिलिटीज लेके अपने पैसों को बिल की शक्ल में सेव कर पाएंगे। अच्छा फहीम साहब, ये बता दीजिएगा, इस सारी सूरत हाल में इस सोलर पैनल से जो 17% जीएसटी कम हुई है, मुल्क को मजीद और क्या फायदा पहुंचेगा? इस पे कोई बोझ तो नहीं पड़ जाएगा इंपोर्ट्स होने से, इंपोर्ट्स पर ज्यादा होने की वजह से? सर देखिए, मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि गो के हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होगा, मगर उससे तकरीबन डबल ट्रिपल जो है वो बिजली जनरेट होएगी। जो शॉर्टफॉल इसका इलेक्ट्रिक 30 रुपीज का यूनिट जो है वो गवर्नमेंट बाय कर रही है, जो फर्नेस ऑयल से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, जबकि सोलर पैनल से डेवलप होने वाले यूनिट की कॉस्ट 3 रुपए 4 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो ऑटोमेटिकली इसका फायदा तो गवर्नमेंट को ही अल्टीमेटली होगा। हमें फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट कम करना पड़ेगी, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस इक़्तिदाम से मैं समझता हूं कि 3000 प्लस मेगावाट, 3 गीगावाट से ज्यादा पैनल जो है वो इस साल में इंपोर्ट होंगे। किसान लगाएंगे, किसानों की को जब कॉस्ट बेहतर होगी सब्जियों की, फलों की, आपकी क्रॉप्स की, तो ऑटोमेटिकली महंगाई में एक खासी कमी होगी खाने की चीजों में, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में, इसी तरह स्मॉल इंडस्ट्री में, और जब बड़ी इंडस्ट्री में भी इसकी कॉस्ट इंपैक्ट जब आएगा तो हर चीज की कॉस्ट कम होगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोग दूसरे ममालिक को कम्पीट कर पाएंगे। और यकीनी तौर के ऊपर माहौल दोस्त तो यही है, एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत ही पॉजिटिव असरात इस पर इसके मुरतब होंगे। मोहम्मद फहीम मालिक साहब, जो कि वॉइस चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।